मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम बेस इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 5 में ऑसिलेटर्स पढ़ेंगे, जो फीडबैक एम्पलीफायर्स का एक पार्ट है। सबसे पहले तो व्हाट इज़ एन ऑसिलेटर? एक ऑसिलेटर इज सिंपली एन एक एम्पलीफायर होता है जिसमें हम पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, और एक्सटर्नल आउटपुट हमें बिना किसी इंटरनल आउटपुट के मिलता है, यूजिंग ओनली द डीसी सोर्स। ये एक ऑसिलेटर में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, और ये एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक पार्ट होता है, क्योंकि इससे हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस या करंट बनाते हैं, मिलते हैं, और इसको हम फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड। एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो एम्पलीफायर एक ऐसा एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस होता है विथ अ इनपुट सोर्स, और इसके डीसी सप्लाई भी होती है। वेयर एन ऑसिलेटर डज नॉट रिक्वायर एनी इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट एक्सटर्नल सिग्नल। ये हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम से इसका कंपैरिजन दिखा सकते हैं कि एम्पलीफायर में एक सिग्नल इनपुट चाहिए, डीसी पावर अम्पलाई, और आउटपुट मिलता। ऑसिलेटर में नो इनपुट सिग्नल बट वी गेट एन आउटपुट सिग्नल। एक एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ ऑसिलेटर क्या हो सकते हैं? ये एक ऑसिलेटर का मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया। इसमें एल और सी का जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये एक ऑसिलेटर है। इसको हम ऑसिलेटरी या टैंक सर्किट बोलते हैं। तो ऑसिलेटर सर्किट में हमें चाहिए एक इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस का एक सर्किट चाहिए होता है, एक क्लोज लूप चाहिए होता है। और यही इसी से हमें पता लगता है कि ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इन्हीं एल और सी या आर और सी पर निर्भर कर सकती है। एक एम्पलीफायर चाहिए जो डीसी पावर को लेता है और इसको एसी में बदल कर इसको ऑसिलेटर को इनपुट देता है। एक फीडबैक सर्किट होता है, जो एक फीडबैक हमें इसमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, और इस पॉजिटिव फीडबैक से ही एक ऑसिलेटर बनता है। तो ऑसिलेटर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग रीजंस के अलग अलग ऑसिलेटर्स चाहिए होते हैं, तो हम डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट्स हमने इसको अलग अलग तरह से क्लासीफाई करिए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन दी आउटपुट वेव। हमारा वेव फॉर्म किस टाइप का होगा, वो होगा। तो हमारा सबसे पहला है सिनुसाइडल एम्पलीफायर ऑसिलेटर्स। सिनुसाइडल में आउटपुट वेव फॉर्म इज़ अ साइन वेव, और इसमें हमारे पास दो तरह के मेन होते हैं, एक तो एलसी ऑसिलेटर और एक है आरसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर फिर चार तरह के हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं ट्यून बेस ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, क्लैप्स ऑसिलेटर और क्रिस्टल ये चार तरह के एलसी ऑसिलेटर्स होते हैं। और इसी तरह हमारे पास दो तरह के आरसी ऑसिलेटर, जिसमें जो टैंक सर्किट जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर निर्भर कर रहा है। आरसी ऑसिलेटर एक होता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर, और एक है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इसी तरह हमारे पास इसी क्लासिफिकेशन ऑफ वेव फॉर्म में एक नॉन सिनुसाइडल ऑसिलेटर भी हो सकता है, जिसमें सिनुसाइडल का हमें स्क्वायर वेव चाहिए थी, रेक्टेंगुलर या ट्राइंगुलर वेव चाहिए होती है। तो हमारे पास दो ऑसिलेटर्स मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई वाइब्रेटर या ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। दूसरा तरीका क्लासिफिकेशन का है अपॉन द मेथड ऑफ प्रोसीडिंग, किस तरह हम ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक होता है कि एक फीडबैक ऑसिलेटर, ये इससे बार्कहेंसन क्राइटेरिया के अंडर अगर वी कैन विदाउट एनी इनपुट वी कैन एज पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। यह होता है नेगेटिव रेजिस्टेंट फीडबैक, इसमें करंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन वोल्टेज। अच्छा, तीसरा तरीका होता है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूस। हमारे पास जो ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होते हैं वो किस किस रेंज
किस फ्रीक्वेंसी रेंज में आ रहे हैं उनके रूप में क्लासिफाई करते हैं। एक तो इसके अंदर हमारे पास हो सकता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, एक होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ ऑसिलेटर अगर फ्रीक्वेंसी रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसीज में हो, या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है। इसके बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर आता है, उसको हम कहते हैं बक हाइसेन ऑसिलेटर। एक ऑसिलेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो मैंने इसमें दो ब्लॉक डायग्राम्स किए हैं। ये इसलिए दो बनाए हैं सर्किट्स, क्योंकि एक में आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम जनरली 2 वायर्स यूज़ करते हैं, तो मैंने वही सर्किट एक 2 वायर्स में रूप में बना दिया। और अगर चाहो तो आप इसको सिंगल वायर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक है, सिंपल एक बेसिक इंटीग्रेटिंग एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर जिसका गेन ए होता है। एक फीडबैक सर्किट है जो फीडबैक नेटवर्क है जिसका फीडबैक फैक्टर बीटा है, और इसका कुछ पोर्शन आउटपुट से लेते हैं। और हमें ये पता होता है कि इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस 180 या पाई या 180 डिग्री का होता है। तो हम ऑसिलेटर्स में हम ये करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट है कि पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए ऑसिलेटर्स के लिए। तो अगर हम पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करें तो हमारे पास इनपुट टू दी एम्पलीफायर हो जाएगा वी इनपुट प्लस बीटा वी ज़ीरो, जो वी ज़ीरो इज नथिंग बट दी आउटपुट का जो कुछ सैंपल जो इसके अंदर इन फेज गया है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक इज इन फेज विथ नेगेटिव फीडबैक विथ द इनपुट सिग्नल। तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये वी प्लस वी इन प्लस बीटा, दिस इज ये हमारे पास ए टाइम्स एम्पलीफिकेशन हो गया, तो ये हो जाएगा वी ज़ीरो। या मैं कह सकता हूँ वी इनपुट इज इक्वल टू वी ज़ीरो 1 माइनस बीटा ए अपॉन ए, या वी इनपुट इज़ नथिंग बट द सिग्नल वोल्टेज। तो मैं इसको अगर ब्रॉड वे में लिखना चाहूँ तो वी एस भी लिख सकता हूँ, तो इट बिकम्स वी ज़ीरो बाई वी एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, वेयर ए एफ इसमें जैसे अपन ने लिया। अब ए एफ इज़ दी ओवरऑल गेन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ए एफ इज़ नथिंग इज गेन वोल्टेज गेन विथ फीडबैक, तो मैं इसको एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ जैसे हमने नेगेटिव फीडबैक में निकाला था, ए एफ इज इक्वल टू ए 1 माइनस ए बीटा। इसमें हम ए बीटा इज इक्वल इज़ द फीडबैक फैक्टर, और या इसको हम लूप गेन भी कह सकते हैं। इसमें अगर इफ़ बीटा ए इज इक्वल टू 1 हो जाता है, या बीटा और बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, देन वी इनपुट बिकम ज़ीरो। इस इक्वेशन में अगर मैं बीटा ए इज इक्वल टू ज़ीरो कर दूं, या मैं ये कह सकता हूँ कि इफ़ बीटा ए इज इक्वल टू 1, अगर मैं इनपुट ज़ीरो मान लूँ या ए बीटा इज इक्वल टू 1 करूँ, तो ए एफ बिकम्स इन्फिनिटी इस इक्वेशन के हिसाब से, और इस इक्वेशन के हिसाब से वी इन बिकम्स ज़ीरो। देन हम कहते हैं कि वी ऑब्टेन आउटपुट वोल्टेज विदाउट एनी, हम आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है बिना किसी निवेशी वोल्टेज के, और एम्पलीफायर, और ये जो एम्पलीफायर हो जाता है ये एक ऑसिलेटर बन जाता है। देयरफॉर द कंडीशन फॉर मेंटेनेंस therefore the condition is बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो है, और इस कंडीशन को द गेन बिकम्स इन्फिनिटी, और इज आउटपुट विदाउट एनी इनपुट इज द इन वर्क द वर्क एज ऑन। ये ए बीटा इज इक्वल 1 इज ए कंडीशन ऑफ ए बर्कनसन क्राइटेरिया ऑफ ऑसिलेशन। सो हम कहते हैं कि बर्कनसन क्राइटेरिया ऑफ ऑसिलेशन के दो कंडीशन को मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि इसके अंदर फेज शिफ्ट and between the phase shift around the amplifier and meter should be 0 और 360, और दूसरा एक है कि ए बीटा। ये दोनों कंडीशंस को हम बर्कनसन क्राइटेरिया ऑफ फॉर एन ऑसिलेटर कहते हैं। और एस इसमें फर्स्ट कंडीशन कहती है कि वी एफ सी इनपुट के सेम होता है, और दूसरा जो कंडीशन है वो पॉजिटिव फीडबैक के लिए होती है, और इसके इन्वर्टिंग लूप हो जाती है।
एक इसके अंदर जब हमने ये पढ़ा तो एक जनरल सर्किट रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ते हैं कि एक जनरल सर्किट रिक्वायरमेंट फॉर सेट अल्फा एक्साइटेड ऑसिलेशंस क्या हो सकते हैं। एक मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया जिसमें एक एम्पलीफायर Z1 Z2 और Z3 आर 3 इम्पीडेंसेस रिएक्टिव एलिमेंट्स और इनसे इन रिएक्टेंसेस Z1 Z2 और Z3 से हम ये फीडबैक कैन बी डन इन द रेजिस्टेंस, है ना। और इससे हम फेज डिफरेंस है 2 पाई और 3 डिग्री प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस सर्किट को मैं इक्विवेलेंट सर्किट इस टाइप से बना सकता हूँ। ये एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का बाकी ज़ीरो होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए मैंने उनको, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं, इसमें मैंने लिख भी दिया कि वो ज़ीरो बहुत कम होते हैं, तो मैं इसको बना सकता हूँ और ये एक सर्किट बन गया। इसमें द लोड इम्पीडेंस इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ Z2 और Z3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Z2 एंड Z23 एंड Z1 इन सीरीज। और इसमें जो आउटपुट जो ले रहे हैं वो हम Z1 के थ्रू ले रहे हैं और ये हमारे पास सर्किट है। इससे हम क्योंकि ये ZL हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन Z2, तो इसका मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, तो ZL लिख सकता हूँ Z2 Z2 प्लस। इससे मैं आउटपुट वोल्टेज लिख सकता हूँ GM/VB, तो करंट हो गया और इसको मैंने इसके R2 से अप्लाई कर दिया Z2 और ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। तो वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक विल बी दिस, जो मैंने इस स्लाइड में आपको दिखा रखा है, क्योंकि हमें पता है कि VAV इज इक्वल टू GM/R। अब FM में लोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो मैं फीडबैक वोल्टेज मैं VF मान सकता हूँ V0, सो दैट बीटा बिकम्स दिस और ये आ जाए। और इसका फिर मैं मैंने बीटा ए निकालना है, क्योंकि फॉर एन ऑसिलेटर बीटा ए शुड बी 1, तो ये मैं बीटा ए निकाल लिया, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। और इसका और अगर मैं Z1 को रिएक्टिव एलिमेंट्स, प्योर रिएक्टिव एलिमेंट मानता हूँ, यानी रेजिस्टेंस इनका ज़ीरो, तो Z1 Z2 और Z3 को मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं इसमें ये इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, हमारे पास ये आ जाता है। मगर ये अपने को पता है कि x1 x2 और x3 शुड बी इंटीग्रल, इट शुड बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैं इसके ऊपर वाले में डालूँ तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में बीटा ए इक्वेशन आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू बर्कनसन क्राइटेरिया बीटा ए शुड बी 1, ये मैंने इसको 1 पुट कर दिया और इससे मैंने ये AV निकाल लिया और ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास ये एक सर्किट रिक्वायरमेंट्स फॉर अ ऑसिलेटर हैं, तो इसका मतलब है कि द नेचर ऑफ x1 x6 शुड बी बोथ हैव, क्योंकि इनका शुड हैव द सेम साइन, यानी और x3 जो होना चाहिए वो उसके ऑपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि x1 x2 एक ही तरह के एलिमेंट होने चाहिए, x1 x2 एक ही तरह के एलिमेंट होने चाहिए और x3 शुड बी ऑफ द ऑपोजिट नेचर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि तो इसका मतलब होता है कि अगर x1 x2 कैपेसिटिव हैं तो x3 शुड बी इंडक्टिव, अगर x1 x2 आर इंडक्टिव तो x1 x2 शुड बी। ये सारी इक्वेशन सर्किट रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर अ बेसिक ऑसिलेटर, और इन ऑसिलेटर्स को हम अलग अलग तरह के ये सर्किट रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हुए हम अलग अलग ऑसिलेटर्स पढ़ेंगे अगले टर्म में। थैंक यू वेरी मच।